नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी एग्जाम 2024 प्री के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यूज जो अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। 2024 के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पीवाईक्यूज से हर साल लगभग 40 to 50% क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। ये हमारा इसका आज फोर्थ लेक्चर है। यदि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक यहाँ दिख रही होगी कार्ड्स में, आप उसको देखकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो फिर बिना समय गवाए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी न्यायालय में कोई वाद चल रहा है, यानी कि कोई भी केस जो किसी भी कोर्ट में चल रहा है, तो उसको किसी दूसरे कोर्ट को भेजने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है पीआईएल है। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये कई बार पूछे जाने की संभावना रहती है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो इसका सही जवाब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हम लोग बात कर लेते हैं कि पीआईएल होता क्या है। तो हमने लिख लिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके जनक कौन कौन है, यानी कि फादर ऑफ पीआईएल कौन है? तो आपको ध्यान रखना है पी एन भगवती है, और इनके साथ एक नाम और मिलता है आपको, बी आर कृष्णा अय्यर। ये नाम इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों नामों से क्वेश्चन आ सकता है। कभी लिखा हो ए पर पी एन भगवती, बी पे बी आर कृष्णा अय्यर, सी पे उपयुक्त दोनों, डी पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी लगेगा। जब इन दोनों में से कोई एक लिखा होगा तो पी एन भगवती। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 78, जिसमें लिखा हुआ भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक कौन पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप ध्यान रखिए, इसका सही आंसर होगा हमारा राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति करता है तो यहाँ एक शब्द प्रयोग होता है, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इसकी इच्छा तक। बाकी निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी को हटाने की प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। आगे देखते हैं, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ये 1993 में क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा, केवल उच्च सदन। देखो, यहाँ तो आंसर है केवल विधानसभा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। लेकिन यदि यही कठिन करने के लिए वो आपसे अलग से ऑप्शन बना देता, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में या विधान परिषद में, अब ये थोड़ा सा टफ हो गया। तो इसका आंसर होगा विधानसभा। अभी भी विधानसभा, क्योंकि यहाँ एक शब्द लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसका नाम है राज्य। अब ये धन विधेयक की यदि बात करेंगे, धन विधेयक आपको आर्टिकल 110 में मिल जाता है। इसी के जैसा एक विधेयक और आता है जिसको वित्त विधेयक कहते हैं, जो आर्टिकल 117 में मिल जाता है। एक और शब्द हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आप ध्यान रखिए, इस शब्द के बारे में आप लोग जानकार जरूर रहे होंगे, लेकिन नहीं पता है तो याद कर लीजिए, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। आप इसी को सामान्य रूप से बजट कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला है, राज्य की विधान परिषद का प्रावधान निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आर्टिकल 170, 171, 172 और 173। तो देखो, हम यहाँ चारों को समझ लेते हैं। आर्टिकल 170 में ये लिखा हुआ है कि जो विधानसभा है, उस विधानसभा में मैक्सिमम सीट हो सकती है 500 और मिनिमम सीट हो सकती हैं 60। इससे कम नहीं होना चाहिए, अपवाद भी मौजूद है। 171 में लिखा हुआ है कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा के 1/3 मेंबर्स अधिक से अधिक, है ना, या फिर 40 से कम ना हो, 40 से कम ना हो। ये किसके बारे में बता रहे हैं? विधान परिषद के बारे में। फिर लिखा हुआ 172, इसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के बाद से सामान्यतः 5 वर्ष तक कार्य करेगी, यानी कि कार्यकाल बता रहा है। और 173 की बात करेंगे तो ये विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों का
ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इनमें शामिल होने के लिए योग्यता क्या हो सकती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि विधानसभा की उम्र क्या होगी और विधान परिषद की उम्र क्या होगी। तो इसका सही आंसर हमें क्या मिल गया? आर्टिकल 171। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? देखो हम लोग पीछे बात कर ही रहे थे और ये प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। इसकी न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। 18 वर्ष किसकी होती है? तो 18 वर्ष है वयस्क मताधिकार की आयु। फिर है 21 वर्ष, ये 21 वर्ष है भारत के अंतर्गत विवाह की आयु, ये पुरुषों के लिए है। ठीक है। 82, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए भी कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 3 माह। तो इसका सही आंसर है 6 माह। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ लिख रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति जिसे या तो लोकसभा, यदि हम केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं तो कहाँ? विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। अब बहुमत प्राप्त का मतलब ये नहीं होता कि वो जीते, बहुमत प्राप्त हो और वो बहुमत प्राप्त दल उसे क्या घोषित कर दें? नेता घोषित कर दें, तो वो मैक्सिमम कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक पद पर रह सकता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पीएम का पद संभाल ले यदि लोकसभा में है तो, और राज्य में है तो सीएम का पद संभाल ले। लेकिन 6 वर्ष तक किसी भी विशेष मुद्दे पर जब भी मतदान होगा, तो मतदान में वह मतदान नहीं कर सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल के द्वारा। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस साल बनने की संभावना फिर रहेगी क्योंकि क्या है, अयोध्या मंदिर बन चुका है ना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, है ना। तो हमको ये याद रखना है कि पहले तो ये समझ लो कि कौन-कौन से राज्यों की भंग कर दी गई थी। तो भंग कर दी गई, तो यहाँ 4 राज्यों का विवरण हम लोग देखते हैं। पहला, यूपी की बात करेंगे। यूपी में उस समय सीएम कौन थे? तो आपको याद रखना है यूपी में उस समय कल्याण सिंह सीएम थे। इनकी भी भंग कर दी गई। दूसरा याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी कौन थे? शांता कुमार थी। फिर आ जाओ उसके बाद राजस्थान पे। राजस्थान में कौन थे उस समय? तो कहा जाता है भैरव सिंह उस समय राजस्थान के सीएम थे। और चौथा जो है वो है एमपी। एमपी में कौन थे? सुंदर लाल पटवा। तो हो सकता है इस साल एक प्रश्न आपसे यही पूछ ले कि जब बाबरी मस्जिद या फिर ये केस चला था 1992 में, तब मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री थे? तो सुंदरलाल पटवा। बिहार में इसलिए नहीं लागू हुआ क्योंकि बिहार में क्या था, राष्ट्रपति शासन उस समय लगा हुआ था। मैंने यहाँ नोट डाल के लिख दिया, तो उसका सही आंसर है बिहार। ये भी याद रखिए, ये चारों की चारों सरकारें बीजेपी समर्थित सरकार थी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सॉरी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के बारे में यदि हम लोग जानकारी लें तो 1962 में इन्होंने चुनाव जीता और 1963 से लेकर 1967 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रही। इंदिरा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार रही, लगातार 3 बार पीएम रही। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक फोर्थ या चौथे टाइम बनी। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो ये पहली महिला अध्यक्षा हैं। पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन है? ये अध्यक्ष हैं। कब बनी ये? 1925 के अधिवेशन में बनी। इनको ही नाइटिंगेल कहा जाता है। इनकी उपाधि है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होगी? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 58 वर्ष। तो इसके सही आंसर है 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? देखिए ये 1999 क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग आपको आज एक नया डाटा बता देते हैं। पहले तो ये जान लो कि वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 में, और इसका गठन करता कौन है? तो इसका गठन राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष बाद। वर्तमान में हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन सा वित्त आयोग है? तो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग बन चुका है। इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि 15वां वित्त आयोग बना था उसके कौन थे, तो आपको याद रखना है उसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का
प्रस्ताव किसने दिया था? डी बसु, भालचंद्र गोस्वामी, एम बी माथुर, आशुतोष पांडे। तो इसका सही आंसर है एम बी माथुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि योजना आयोग वर्तमान में क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? नरेंद्र मोदी, कौशिक बसु, अमर्त्य सेन और पी चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये भारत के पीएम हैं और पीएम ही नीति आयोग का कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया किस अनुच्छेद से? 123, 124, 125, 127। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ हम लोग मानव अधिकार संरक्षण देखकर भ्रमित ना हो। यहाँ सही प्रश्न कौन सा है? अध्यादेश जारी किया गया। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 में, ये राष्ट्रपति को है ना, यहाँ लिख रहा हूँ। यदि कभी आपसे पूछ ले कि राज्यपाल भी जारी करता है तो बोल देना हाँ करता है। किसमें जारी करता है? 213 के अंतर्गत जारी करता है। 124, 125, 127 ये किससे हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 123। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसका सही आंसर है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अगर इनको हटाना हो, हटाया जाना होगा तो कौन हटाता है? राज्यपाल नहीं हटाता। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटाता है। यदि यहाँ लिखा होता संघ लोक सेवा आयोग तो संघ लोक सेवा आयोग का आंसर होता राष्ट्रपति। यहाँ क्या लिखा हुआ? राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग का आंसर क्या होगा? राज्यपाल। ध्यान रखिए, कभी यदि पूछा जाए कि कौन हटाता है तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी है इसमें? तो इसमें लिखा हुआ है शीला दीक्षित, रोज मैथ्यू, बीणा मजुमदार, मार्गरेट अल्वा। तो रोज मैथ्यू है इसका आंसर है बी, रोज मैथ्यू। ये कब से कब तक रही? तो 1992 से 1996 तक इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था। ये याद रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन है प्रथम महिला अध्यक्ष, ये पूछने जाने की संभावना फिर से भी है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश, आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश, 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश। तो इसका सही आंसर है ए, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में। अब यहाँ कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि राज्यसभा का यदि कभी भी आर्टिकल आपसे पूछ लो तो आर्टिकल 79 में पहले तो ये लिखा हुआ है कि एक संसद होगी। उस 79 में तीनों पार्ट्स लिखे हुए हैं। उसमें लिखा हुआ पहला राज्यसभा, दूसरा लिखा हुआ लोकसभा, फिर लिखा हुआ प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा का आर्टिकल आपको मिलेगा 80 और लोकसभा का आर्टिकल आपको मिलेगा 81। ठीक है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल मिलेगा आपको आर्टिकल 52। ठीक है भैया, तो आपको याद रखना है। अब राज्यसभा की हम लोग बात करें, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है और आप तपाक से 6 वर्ष लगा देते हैं। नहीं, ये गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है। तो फिर कार्यकाल किसका होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और ये सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, जिसमें से आधा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है, यानी कि इसका अर्थ क्या है? तो सीधी बात यह है कि कश्मीर का एक अलग संविधान था, अलग चीजें करता था, लेकिन वर्तमान में 2019 में कश्मीर को यहाँ से हटाकर विशेष दर्जे से हटाकर अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इस साल महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि निर्वाचन आयोग की भूमिका थी, इस साल चुनाव हुए। आर्टिकल 321, 322, 323, 324। 321 में लिखा हुआ है कि यूपीएससी के कार्य हैं 321 में। 322 में क्या लिखा हुआ? यूपीएससी के खर्च का ब्यौरा है, वो किसको देता है? वो राष्ट्रपति को प्रदान करता है। फिर लिखा हुआ 323 में ये प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन देता है, किसको? राष्ट्रपति को। तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो गया? आर्टिकल 324। 324 में ये लिखा हुआ है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। यहीं आपसे कभी पूछ ले 326 में क्या है? तो 326 में आपको मिला हुआ है कौन सा? वयस्क मताधिकार। मताधिकार कौन से प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो आपको याद रखना है कि कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के गठन
इसके पश्चात इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एल के अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, एम जोशी, सिकंदर वक्त। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को इसकी अध्यक्षता की थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआई-एम में हो गया था। इसका मतलब क्या था या ये किस वर्ष किया गया था? तो पहले तो ये समझो भारतीय साम्यवादी दल बना कब था? तो भारतीय साम्यवादी दल बना 1925 में। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं विभाजन की, तो सीपीआई का गठन कब हुआ? 1925 में। यहाँ जो एम लगा हुआ है, ये अपने आप में एक बदली हुई विचारधारा है। तो इन दोनों के बीच में विभाजन कब हुआ हमारा? 1964 में। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग होती है ना? तो आपको ये मुझे बताना है कि कौन सी व्यवस्था का अंग मानी जाती है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो दल कहाँ होते हैं? दल होते हैं हमेशा राजनीति के अंतर्गत। भारत में यदि कोई आपसे पूछे कि कौन सी प्रणाली है, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली या फिर बहुदलीय प्रणाली, तो आपको याद रखना है कि भारत में कौन सी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय का मतलब होता है भारत में अनेक सारे दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है भैया, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? अभी आप एक चीज याद रख लीजिए कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें यदि आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें समाजवादी पार्टी का आंसर आएगा उस समय 2008 के हिसाब से। लेकिन हाल ही में 3 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा हटा दिया है। ये आपके लिए मैं होमवर्क में प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी 3 पार्टियां जिनको राष्ट्रीय दल के दर्जे से समाप्त कर दिया गया है। तो आपको ये मुझे बताना है। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार कमेंट करते रहिए कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। चैनल की जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल पे ये बेल दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए विद्या कसम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम लोग लगातार नई-नई अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में सब स बहुत आसान तरीके से आपकी परीक्षा को बना सकती हैं। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।